अध्याय 3। आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वे इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का कितना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरस्थ मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले आए जिसे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई, जिससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? यदि पुरानी इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व है तो उन्हें अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए, परंतु जिन इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है और वे जर्जर हो चुकी है तो उन्हें तोड़कर नई इमारतें बनाई जानी चाहिए। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदारो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथर जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथर जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। महान स्नानागार, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके।
अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह-जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। हड़प्पा के घर एक या दो मंजिल के होते थे, जबकि मेहरगढ़ के घर संभवतः एक मंजिल के ही थे। हड़प्पा के घरों में अलग स्नान घर तथा कुएं भी होते थे, जबकि मेहरगढ़ के घर में इनका अभाव था। नगरीय जीवन हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर के खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन्नकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिलते हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? हड़प्पा के नगरों में शासक, व्यापारी, शिल्पकार आदि रहते थे। नहीं, मेहरगढ़ जैसे गांवों में ऐसे लोग नहीं रहते थे। वहां किसान और पशुपालक रहते थे। सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाएं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, नगर और नए शिल्प। आओ अब हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, खांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और खांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। ऊपर पत्थर के बाट देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चाट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहारें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 27 मुहारों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो पृष्ठ 6। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? अध्याय 2 में जिन गांवों के बारे में आप पढ़ रहे थे, वहां धातु का इस्तेमाल नहीं होता था और वे पत्थर के बाट भी नहीं बनाते थे।
वे पाषाण युग के थे, जब धातुओं का ज्ञान नहीं था और वे पत्थर के बाट नहीं जानते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फैयन से बनी तख्तियां सूत कताई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहारों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 27 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फैंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। भालू या स्टिफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को गूंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फैन से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के आयाक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। खांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे।
गुजरात में हड़प्पा नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जाड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथर नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथर का बंदरगाह। ये बड़ा तालाब लोथर का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है। यहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अनबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुहार और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहारों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटू ही नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा किसी भी वस्तु को छेड़छाड़ मुक्त करने के लिए मुहर का प्रयोग किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अयंत्र। अपने एटलास में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 500 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी।
उनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी-कभी शवों के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी? नहीं, क्योंकि मरने के पश्चात मनुष्य किसी सांसारिक वस्तु का उपभोग नहीं कर सकता है। इसलिए मरने के बाद राजा भी इन चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और उन्हें भी इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। कल्पना करो, तुम अपने माता-पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदारो की यात्रा कर रहे हो। ये बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता-पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या-क्या ले जाएंगे और मोहनजोदारो में तुम क्या देखोगे? हम लोथल से मोहनजोदारो की यात्रा समुद्र के रास्ते नाव से करेंगे। मेरे माता-पिता कीमती पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी चीजें अपने साथ ले जाएंगे। हम मोहनजोदारो में महान स्नानागार, घर, नाले और सड़कों के निर्माण योजना को देखेंगे। आओ याद करें, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। निम्नलिखित तथ्यों से कपड़ों के उपयोग के विषय में पता चलता है कि मोहनजोदारो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फैन से बनी तकलियां सूट कटाई का संकेत देती है। मोहनजोदारो में एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली है। निम्नलिखित का सुमेल करो। तांबा गुजरात, सोना अफगानिस्तान, टिन राजस्थान, बहुमूल्य पत्थर कर्नाटक। तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटक, टिन अफगानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? हड़प्पा सभ्यता के लिए धातु, लेखन, पहिया और हल का महत्व निम्नलिखित है। धातु। हड़प्पा सभ्यता में धातुओं का उपयोग औजार, हथियार, आभूषण और मूर्तियां बनाने के लिए होता था। तांबा और खांसे जैसे धातुओं का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता था। लेखन। हड़प्पा सभ्यता में लेखन का उपयोग अभिलेखों, मुहरों और अन्य वस्तुओं पर जानकारी दर्ज करने के लिए किया जाता था। इससे व्यापार, प्रशासन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिली। पहिया। हड़प्पा सभ्यता में पहिए का उपयोग परिवहन और परिवहन के साधनों के विकास में हुआ। इससे व्यापार और संचार को बढ़ावा मिला। हल। हड़प्पा सभ्यता में हल का उपयोग कृषि के लिए किया जाता था। हल के उपयोग से मिट्टी की जुताई और खेती की उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर इन चारों चीजों का हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीवन में बहुत महत्व था। इन चीजों ने उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपनी सभ्यता को विकसित करने में मदद की। आओ चर्चा करें। इस अध्याय में पक्की मिट्टी, टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए होंगे? इस अध्ययन में पक्की मिट्टी, टेराकोटा से बने खिलौने की सूची इस प्रकार है। खिलौने पशु, खिलौने गाड़ी और खिलौने हल। बच्चों को खिलौने पशु और खिलौने गाड़ी ज्यादा पसंद आए होंगे। टेराकोटा खिलौने। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा भी कहते हैं। ये एक प्राचीन शिल्प है। टेराकोटा खिलौने बच्चों के मनोरंजन और शिक्षा के लिए एक अच्छा साधन हो सकते हैं। खिलौने पशु। बच्चों को जानवर बहुत पसंद होते हैं, इसलिए टेराकोटा से बने खिलौने पशु उन्हें बहुत पसंद आ सकते हैं। खिलौने गाड़ी। बच्चों को गाड़ियों के साथ खेलना भी बहुत पसंद होता है, इसलिए टेराकोटा से बनी खिलौने गाड़ी उन्हें बहुत पसंद आ सकते हैं। खिलौने हल। ये एक ऐसा खिलौना है जो बच्चों को खेती के बारे में सिखा सकता है, लेकिन ये उतना लोकप्रिय नहीं हो सकता है जितना खिलौने पशु या खिलौने गाड़ी। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो? निशान लगाकर बताओ।
हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री। हमारे द्वारा खाई जाने वाली भोजन सामग्री। गेहूं हाँ, जौ हाँ, दालें हाँ, मटर हाँ, धान हाँ, तिल हाँ, सरसों हाँ, दूध हाँ, फल हाँ, मछलियां हाँ, मांस हाँ। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। पहला पॉइंट, खेती। हड़प्पा के किसान उन्नत खेती करते थे। नहरों और कुओं से सिंचाई, गेहूं, जौ, कपास उगाते थे। खासिया के हल जैसे अच्छे औजार थे। पिछले किसान साधारण खेती, सिर्फ गेहूं, जौ, कम औजार और सिंचाई की सुविधा नहीं थी। दूसरा पॉइंट, पशुपालन। हड़प्पा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे। जानवरों से दूध, मांस और खेती में मदद मिलती थी। पिछले पशुपालक सिर्फ भेड़, बकरी, गाय पालते थे, कम विविधता थी। तीसरा पॉइंट, जीवन। हड़प्पा बड़े शहरों में रहते थे, फसल बेचते थे, व्यापार करते थे। पिछले किसान छोटे गांवों में रहते थे, ज्यादातर अपनी जरूरत के लिए खेती करते थे। कारण, हड़प्पा में उन्नत तकनीक, नहरें और बड़े शहर थे, जिससे खेती पशुपालन आसान और बेहतर था। सिंधु नदी के किनारे उपजाऊ जमीन थी जो खेती के लिए अच्छी थी। पिछले किसानों के पास छोटे गांव और साधारण साधन थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मेहगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 39 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। आओ करके देखें। अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी हैं? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? नंबर 1 पॉइंट, कपालेश्वर मंदिर क्या है? पुराना शिव मंदिर, रंग बिरंगा गोपुरम। कहाँ? मालकापुर, चेन्नई का सांस्कृतिक इलाका। उपयोग, पूजा और त्योहार। दूसरा पॉइंट, फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या है? अंग्रेजों का पुराना किला, चर्च और संग्रहालय। कहाँ? मरीना बीच के पास, प्रशासनिक इलाका। उपयोग, विधानसभा, सरकारी दफ्तर, ऐतिहासिक संग्रहालय। तीसरा पॉइंट, रिपन बिल्डिंग क्या है? सफेद इमारत, बड़ा घड़ी टावर। कहाँ? पार्क टाउन वेस्ट, सरकारी इलाका। उपयोग, चेन्नई नगर निगम का दफ्तर। महत्वपूर्ण इलाके। हाँ, तीनों इमारतें चेन्नई के व्यस्त और खास इलाकों में हैं। तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? ये पता करो कि वे कितनी पुरानी हैं और उनकी देखभाल कौन करता है। ये लगभग 380 साल पुराना है और इसे पूरा होने में लगभग 9 साल लगे। लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1639 में तैयार करवाया था। इसे लाल पत्थर से बनाया गया है। लाल किले की देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। ये भारतीय सरकार का एक